हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं क्या गद्यांश का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोगों ने क्या पार्ट फर्स्ट किया था और आप लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कि हम लोग इतनी जल्दी क्या है सेकंड पार्ट भी लेके आ गए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या 1 से लेकर के 40 तक जो 2023 के मतलब कि थे हमारे 2023 के गद्यांश को हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2023 के जो है 40 से लेकर के जितने 80 तक की जितने भी गद्यांश हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक जितने भी गद्यांश हैं, उन सारे के सारे गद्यांश को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले क्या हम लोग आज के वीडियो को मतलब कि क्या करते हैं कि जितने भी रूल थे हम लोगों के 5 रूल, इसके जरिए हम लोग गद्यांश को कर रहे थे। उन 5 के पाँचों रूल को क्या फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले क्या वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 5 के पाँचों अपने रूल को। तो इससे पहले क्या सारे रूल मतलब पहला रूल हमारा क्या है, पहला रूल कहता है कि सारे के सारे हम लोग गद्यांश के आंसर जो देंगे पूर्णतः क्या गद्यांश पर आधारित होंगे, यानी कि जितने भी हम लोग उत्तर देंगे पूर्णतः गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। इस रूल को क्या आप लोगों को जितने भी गद्यांश को सॉल्व करते समय हर समय इसको ध्यान रखना है कि जितने भी हम लोग उत्तर देंगे वो सारे के सारे क्या गद्यांश पर आधारित होंगे। और दूसरा हम लोगों का दूसरा रूल है कि निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि जिन निष्कर्ष मतलब कि जितने भी गद्यांश में जितने भी कॉम्प्रिहेंशन में क्या अगर निष्कर्ष पूछा जाए क्वेश्चन में, तो निष्कर्ष का मतलब होता है कि गद्यांश आखिर क्या कहना चाहता है और गद्यांश का क्या सारांश क्या है। निष्कर्ष का मतलब ही होता है कि गद्यांश का सारांश। और हमारा तीसरा नियम कहता है कि जो पूर्व धारणा वाले होते हैं, तो पूर्व धारणा वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें क्या देखना है हमें, तो पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में क्या हमें केवल गद्यांश के बियॉन्ड भी सोचना पड़ सकता है। यहीं पे केवल मतलब कि एक जो रूल का मतलब कि आगे देखना पड़ेगा हमें क्या कि गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के हमें सोचना पड़ेगा। तो गद्यांश में क्या लिखा है मतलब कि पूर्व धारणा वाले प्रश्नों में हमें देखना पड़ेगा कि ये गद्यांश आखिर क्यों लिखा गया है और गद्यांश के बियॉन्ड भी जाकर के सोचना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या जितने भी हमारे चौथा रूल कहता है, चौथा नियम कहता है कि अगर गद्यांश के ऑप्शन में कहीं में भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है तो उस एक्सट्रीम वर्ड के क्या विकल्प को हमें हटा देना है। उस विकल्प को काटने के बाद में जितने विकल्प बचते हैं उसका हमें आंसर दे देना है। और आखिरी और हम पाँचवा हमारा जो रूल का था और सबसे बेस्ट नियम है, इससे ही कि हम सारे के सारे जो आंसर हैं उसको निकालेंगे। इसमें क्या कहता है कि हमें उत्तर को ढूंढना नहीं है, क्या करता है हमें उत्तर को ढूंढते समय क्या करना है, गलत विकल्प को ढूंढना है, ना कि पहले सही विकल्प को। तो क्या करना है हमें गलत विकल्प को ढूंढ करके उसे हटाना है, फिर सही विकल्प तक पहुंचना है। तो यही हमारा क्या पांचवा नियम है जो कि गोल्डन रूल है, सारे के सारे गद्यांश को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे क्या 2023 के बचे हुए जो भी क्या कहते हैं गद्यांश थे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो अभी हम लोग चल रहे हैं, आ गए हम लोग क्या 2023 के। तो चलिए हम लोग आ गए क्या 2023 के जो हमारा PYQ है, आप देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन पेपर 2। तो इससे पहले हम लोगों ने कहाँ तक किए थे, 40 तक कर लिए थे, आप देख रहे होंगे। तो 40 तक कर लिए थे, उसके आगे आज करेंगे। चलिए बढ़ाते हैं फटाफट। अभी कहाँ तक आ गए हम लोग, अभी पहुँचे हम लोग क्या है 22 23। अभी कहाँ जाना हमें देख रहे होंगे आप, सारे के सारे हम लोगों ने गद्यांश को हल किया था और आप लोगों ने क्या बहुत अच्छा उसको भी रिस्पॉन्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो क्या आप लोग लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आ गए अभी कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे, यानी कि 40 तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। तो पहला गद्यांश हम लोगों का कहता है, क्या कहता है कि जब भी क्या हमारा क्या वैज्ञानिकों ने क्या किया था, वैज्ञानिकों ने वसंत आगमन क्या आवागच्छ, वैज्ञानिकों ने वसंत आवागच्छ शीत ऋतु से लेकर के फसल आने के मौसम तक की क्या है अंतरण अवधि का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु क्या है, कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत क्या शीत ऋतु गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चाता अवधि और दीर्घकालिक वसंत अवागच्छ घटित हुए हैं। वसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। क्योंकि बर्फ कुछ पहले से ही पिघल जाती है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते। इससे बसंत काल की परिस्थितियाँ
क्या है, पारिस्थितिकी घटनाएं देर से होती हैं या उनकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें हमें क्या बताना है, पूर्व धारणा बतानी है। तो इससे पहले हमने रूल में क्या बताया था, पूर्व धारणा वाले प्रश्न में हमें क्या करना है कि हमको ये ध्यान रखना है कि आखिर गद्यांश क्यों लिखा गया, और गद्यांश को मतलब कि लिखते समय जो थी लेखक का मतलब कि विचार क्या था, और लेखक की मतलब की धारणा क्या रही होगी। तो अभी आपने पढ़ा है गद्यांश को, तो आप आगे इसके ऑप्शन के विकल्प देखते हैं, उसके बाद में इसको लगाने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भूमंडलीय तापन के कारण बसंत पहले आने लगे मतलब आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ पे क्या भूमंडलीय तापन यानी कि क्या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हुई थी, आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या है, बसंत का पहले आना और लंबे समय तक रहना पक्षी समष्टि के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बात कही थी कहीं कि कहीं पे भी क्या लौटते मतलब कि बसंत के बारे में बात कही गई थी, और कहीं पे भी क्या पक्षियों के बारे में स्पेसिफिक क्या पक्षियों के बारे में बात नहीं हुई थी, और ना ही कहीं पे क्या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हुई है। तो इस प्रकार से क्या हमारा मतलब कि भूमंडलीय तापन के बारे में भी बात नहीं हुई है, और पक्षी के विशेष बारे के मतलब कि पक्षियों के बारे में भी बात नहीं हुई है। तो इस प्रकार से क्या हमारे दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले गद्यांश पे, और नेक्स्ट गद्यांश हमारा क्या बोलता है देखते हैं। ये भी क्या हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो इसमें क्या बताया गया है, नाइट्रोजन उपयोग के बारे में मतलब नाइट्रोजन के बारे में बताया गया। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता इसकी माप की कोई पौधे उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग, एक मिनट फिर से थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता है। तो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता इसकी माप की कोई पौधा उगने में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा का उपयोग करता है, इसके विरुद्ध कि पीछे प्रदूषण के रूप में क्या बचता है कि एक वैश्विक विश्लेषण में बताया गया है कि बहुत से अधिक उर्वरक इस्तेमाल करने से जल मार्गों और वायु में प्रदूषण क्या बढ़ेगा। एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्तमान में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का वैश्विक औसत से लगभग 0.4 है, यानी कि वैश्विक औसत का क्या है, लगभग 0.4 है। और इसके आगे क्या बोला है, इसका अर्थ है यह है क्या, इसका अर्थ है कि खेतों में मिलाए गए कुल नाइट्रोजन का लगभग 40% उगाई गई फसलों में जाता है, जबकि 60% कहाँ जाता है, हमारा वायुमंडल में हो जाता है। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या का पोषण उस फसल से होता है जो उच्च फसल उत्पादन पाने के लिए संश्लेषित नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उपयोग में उगाई गई है। पादपों के बढ़ने के लिए जितनी नाइट्रोजन चाहिए वे लेते हैं, और अतिरिक्त नाइट्रोजन भूमि जल वायु में रह जाती है। इसका कहने का मतलब पूरा है ओवरऑल कि अगर नाइट्रोजन को आप अधिक उपयोग करते हैं तो मतलब पौधों को जितनी आवश्यकता होती है उतना तो ले लेते हैं, परंतु जो भी एक्स्ट्रा होती है नाइट्रोजन उससे क्या भूमि में जल में या वायु में छोड़ देते हैं, और नाइट्रोजन अधिक उपयोग के बारे में ही बात हो रही है। और आगे क्या बोल रहा है, इसके परिणामस्वरूप नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत अधिक उत्सर्जन होता है, जो एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस और ओजोन अपक्षयकारी गैस है, और अन्य प्रकार का नाइट्रोजन प्रदूषक होता है मतलब कि प्रदूषण होता है। इनमें झीलें और नदियों का सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन, और नदी जल के संदूषित शामिल है। यानी कि कहने का मतलब है कि इससे जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है वो क्या नदी जल को संदूषित कर देती है। तो इसके संदर्भ में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से एक मिनट तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद में निहित सर्वाधिक तर्कसंगत युक्तियुक्त और निर्णायक संदेश है। तो संदेश का मतलब हमने क्या बताया था कि जो परिच्छेद है यानी कि जो भी हमारा कॉम्पिटिशन है उसका सार हमें बताना है। तो क्या लिखा है, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग अनिवार्य है। क्या मतलब खाद्य उत्पादन और नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, अधिक दक्ष मतलब अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्या ये बात बोल रहा है। दूसरा क्या, संश्लेषित नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन बंद कर देना चाहिए। क्या ऐसा कहा गया कि नाइट्रोजन को बंद कर देना चाहिए, हम समझ रहे होंगे कि ऐसा कहीं पे भी बात नहीं हुई थी कि नाइट्रोजन की हमें उत्पादन को बंद कर देना चाहिए। तो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे क्या वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था।
और उसके बाद में क्या होता है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के वैकल्पिक फसलों के क्या विकल्पों का विज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। क्या ऐसा कहा गया था कि जो अधिक नाइट्रोजन उपयोग होता है उसकी जगह पे क्या हमें कम नाइट्रोजन वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए? तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था। उसके बाद में कह रहा है संश्लेषित उर्वरकों के उपयोग वाली परंपरागत खेती करने की जगह वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि पारितंत्र और जैविक खेती करनी चाहिए। तो क्या जैविक खेती के बारे में बात हुई थी कि हमें नाइट्रोजन उपयोग वाली फसलों को बंद कर देना चाहिए और हमें जैविक खेती करनी चाहिए? तो ऐसा भी नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हुआ? ए हुआ। क्या हुआ? खाद्य उत्पादन और पर्यावरण संतुलन यानी कि नाइट्रोजन उपयोग में हमें क्या संतुलन लाना चाहिए। तो यानी कि हमारा क्या होगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है, यानी कि गद्यांश को 43 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है क्या है, पर्यावरण, ये भी हमारे क्या पर्यावरण से संबंधित है। आप देख रहे होंगे कि गद्यांश में क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं या फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से आते हैं। और सेकंड तो होगा हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी। और उसके बाद थर्ड में क्या आते हैं हमारे क्या, मतलब कि पॉलिटी से आ जाते हैं या फिर क्या इकोनॉमी से संबंधित गद्यांश आते हैं। इन्हीं 3-4 मतलब के एरिया आते हैं, वहाँ से क्या गद्यांश आते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि पर्यावरण विषयक शब्दावली में धारणीय जीवन शैली और साथ ही साथ जलवायु न्याय को महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। क्या जलवायु न्याय को क्या है महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है? ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक विकल्पों को प्रभावित करते हैं। अभी तक हमारी क्या है जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ताओं और करारों में ये दोनों सिद्धांत के राष्ट्रों के बीच सर्वसम्मिलित नहीं बना, क्या है सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। न्याय न्यायिक अर्थ में या तो सुपरिभाषित है, क्या है न्याय न्यायिक अर्थों में या तो सुपरिभाषित है, यद्यपि एक मिनट यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा? अभी तक हमारी जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ताओं और करारों में ये दोनों सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। न्याय न्यायिक अर्थ में तो सुपरिभाषित है, तथापि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके वैज्ञानिक और साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक अभिप्राय है, साथ ही साथ क्या राजनीतिक और सामाजिक अभिप्राय भी है। अगले कुछ वर्षों में यह निर्णायक प्रश्न खड़ा होगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पीड़ित व्यक्तियों को अवलंब देने के लिए संसाधन प्रौद्योगिकी और विनियमन किस प्रकार उपयोग में लाया जाए। जलवायु के विषय में न्याय दुष्प्रभावों को कम करना क्या करने की कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्या जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन के लिए भी अविलंबन और हानियों और नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति की कहीं अधिक व्यापक धारणा शामिल है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि किस बारे में बात हुई है। तो ओवरऑल बात की गई है क्या, जो भी जलवायु परिवर्तन से मैं क्या मतलब कि जो भी क्या पीड़ित होंगे उनके लिए क्या मतलब कि कदम उठाए जाने की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं क्या बात कर रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति संगत तर्कसंगत और निर्णायक संदेश है? तो संदेश देखते हैं क्या संदेश दिया है हम लोगों को, मतलब कि क्या करना चाहिए। तो जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों समझौतों के नियमों में विस्तार से बसा होना चाहिए। तो ऐसा क्या बात हुई थी? तो आप अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसी बात चल रही थी कि जलवायु करारों में क्या है कि व्यापक रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में हमारा बी वाला कहता है कि पर्यावरण संसाधन पूरी तरह विश्व में असमान रूप से वितरित हैं और इन्हें दोहन हुआ है। तो ऐसा कुछ संदेश नहीं है, ये तो क्या एक स्टेटमेंट हो गया। बृहद संख्या में जलवायु परिवर्तन के शिकार लोगों को जलवायु शरणार्थी के समस्या का निपटारा करने के लिए आसन मुद्दा है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के शरणार्थियों की बात नहीं हुई थी। उसके बाद में आता है हमारा चौथा डी वाला, इसमें क्या बोला, जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्रायों में अधिकतर विकसित देशों के कारण हुआ है, इसलिए इसके भार को भी अधिकांश हिस्सा क्या उन्हें उपयोग करना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं बात हुई है। तो इस प्रकार से हमारी क्या हुई है कि कौन सा हमारा होगा, जलवायु न्याय के सभी नई जलवायु करारों में समझौतों में क्या नियमों को विस्तार से बसा होना चाहिए। क्या जलवायु करारों में, एक बार फिर से जलवायु नियम क्या है, जलवायु नियम सभी जलवायु करारों और समझौतों में क्या
समझौते के नियमों में विस्तार से वसा होना चाहिए। तो हमारा क्या है 43 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार बता देते हैं कि सारे के सारे हम आंसर जो हैं यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ क्या है मैच करते हुए भी चल रहे हैं, जाके क्या आपको क्या है कोई भी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका क्या है गलत आंसर ना मिल पाए। और आगे चलते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 43 यानी कि 43 हो गया। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नहीं क्या है आगे तो हमारे क्या मैथ और रीजनिंग है, और इसके बाद में क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। और इस वीडियो को आप लोग क्या लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो आए जिसके ज़रिए क्या हम लोग कंप्लीट मैथ और रीजनिंग को भी कवर कर लें, और आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर एक ही वीडियो में क्या कंप्लीट मैथ और रीजनिंग को कवर कर लिया जाए, तो इस प्रकार से क्या आप लोगों को 3 वीडियो में कंप्लीट सीसेट को क्या मतलब कि कवर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम लोग अगला वीडियो भी ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्या क्वेश्चन नंबर 51 को। तो क्वेश्चन नंबर 51 भी आप देख रहे हो क्या पर्यावरण से संबंधित ही है। आप लोग पहले हम लोगों ने बताया था क्या पर्यावरण से ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, तो पर्यावरण से संबंधित ही है। इसमें क्या लिखा हुआ कृषि भूमियों के साथ साथ क्या लिखा हुआ कृषि भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमियाँ जिसमें क्या वन है, आर्द्र भूमियाँ हैं, चारागाह हैं आदि जैसी कृषियेतर पद्धतियों को खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपयोग के प्रति एक तंत्रानुसारी उपागम को सुगर बनाना है। यह ग्रामीण और जनजातीय समुदाय को पूरे वर्ष निर्वाह करने और नैसर्गिक आपदाओं तथा मौसम के कारण होने वाली कृषिजन्य खाद्य की कमी से बचाने में सहायक हो सकते हैं। क्या बताया है कृषि के साथ गैर कृषि भूमियों का भी उपयोग करने के बारे में बात हो रही है। और चूंकि वार्षिक फसलों की अपेक्षा प्रतिकूल मौसम दशाओं में वृक्षों में पनपने की अधिक क्षमता होती है, यानी कि जो प्रतिकूल मौसम की तुलना में क्या है वार्षिक मतलब जो वर्षा के मौसम होता है उसमें क्या वृक्षों के पनपने की अधिक क्षमता होती है। फसल ना होने के कारण वे खाद्य के अभाव की अवधि में वन आधारित जो खाद्य प्रायः एक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। वन आधारित खाद्य मौसमी फसल उत्पादन अंतरालों के बीच भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब सीधे सीधे अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कह रहा है कि आपको कृषि भूमि के साथ साथ क्या गैर कृषि भूमि पर भी ध्यान देना चाहिए, जो क्या है फसल मतलब कि जो वर्षा के समय क्या होंगे पौधे अधिकतर मतलब कि उग जाएंगे, और क्या है आपको जो मतलब खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यही हमारी क्या है परीक्षित कहना चाह रहा है। तो अभी देखते हैं कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के द्वारा दिए गए सर्वाधिक युक्ति संगत तर्क संगत संदेश के बारे में पूछा गया है। तो संदेश को आपको बताना है। तो संदेश क्या है देखते हैं क्या संदेश बोल रहा है। तो संदेश के लिए आपको चारों विकल्प पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद में क्या है रूल नंबर यानी कि 1 2 3 4 चारों में से कोई सा भी रूल लग सकता है, मतलब कि सारे के सारे रूल लगते हैं आंशिक रूप से, मतलब कि सभी के सभी रूल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहला कहता है कथन कह रहा है ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के स्वामित्व वाली जमीनों के अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाले वृक्षों में बदल देना चाहिए। ऐसा कुछ बात हुई थी कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों के जो स्वामित्व वाली जमीन है उससे क्या अन्य वृक्षों के खाद्य देने वाले वृक्षों में बदल देना चाहिए। तो जनजातियों की बात तो कहीं पर नहीं हुई थी। उसके बाद में डी वाला जो हमारा बी वाला बोलता है कि भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथाओं से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो ऐसा कुछ हुआ कि वर्तमान की जो सुनिश्चित मतलब की प्रणाली है उससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही। तो बी तो सीधे सीधे गलत हो गया। और उसके बाद में क्या था हमारा भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर भूमियों और निम्नीकृत क्षेत्रों की कृषि वानिकी पद्धतियों में बदल देना चाहिए। तो हाँ ऐसा कुछ बात तो हुई थी, चल परंतु क्या अभी ये देखते हैं, यानी कि अभी हमने इसको क्या है सही साबित नहीं कर पाया। उसके बाद में बोला है परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र को भी विकसित किया जाना चाहिए। तो आप बी और सी यानी कि सी और डी में आप देख रहे होंगे कि डी वाला हमारा क्या अधिक सही लग रहा है। तो इसको किसको आप देंगे डी वाले को सही करेंगे। और यूपीएससी ने भी क्या ऑफिशियल आंसर की में किसको सही माना है डी वाले को माना है।
यानी कि 51 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 51। तो 51, एक मिनट इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बाद में 52। तो 52 में क्या है, 52 कौन सा हमारा, 52 में क्या बोला गया, ये भी देख रहे होंगे आप, क्या है, पर्यावरण से संबंधित ही है। तो इसमें क्या बोला गया है, प्रतिजैविकों के उपयोग और दुरुपयोग और वर्तमान और क्या है, और अपसेवन के बारे में जागरूकता आम जानकारी है। जैसे यह कि मुर्गे मुर्गियों को प्रतिजैविक खिलाने का क्या असर होगा। प्रतिजैविक निर्माता कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को उपचारित न करने से पर्यावरण पर जो असर होता है उनके विषय में अभी भी क्या है, कुछ विस्तार मतलब कुछ भी विस्तार या गंभीर से बहुत कम चर्चा की गई है। प्रतिजैविक फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषक औषधि प्रतिरोधी संक्रमणों को बढ़ा रहा है। यहाँ पे औषधि प्रतिरोधी संक्रमण का मतलब है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और बढ़ा रहा है। और औषधि नियंत्रण क्या, औषधि निर्माण संयंत्रों के चारों तरफ औषधि प्रतिरोधी जीवाणुओं के होने का सबको संज्ञान है। तो आगे देखते हैं क्या बोला, इसका मतलब है निम्नलिखित कथनों में से इस परिच्छेद के द्वारा सर्वाधिक युक्तिसंगत और व्यवहारिक संदेश क्या है, यानी कि युक्तिसंगत होना चाहिए, व्यवहारिक संदेश क्या बोल रहा है। बात आप समझ गए होंगे, क्या बात हुई थी कि जो भी प्रतिजैविक है उसमें क्या मुर्गी और मुर्गे पालने में मतलब कि प्रतिजैविकों का यूज़ होता है। इससे क्या हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि औषधि प्रतिरोधी संक्रमण बढ़ रहा है। तो इसके बारे में बात हुई है। तभी देखते हैं क्या बात हुई है। उपयुक्त बहिर्प्रवाह उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। तो क्या ऐसा कुछ बात हुई है। उसके बाद में क्या, लोगों में पर्यावरण का जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। तो क्या पर्यावरण जागरूकता की बात हुई थी। और उसके बाद में बोल रहा है क्या, औषधि प्रतिरोधी यानी कि क्या बोल रहा है, औषधि प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कुछ कहा गया कि खत्म ही नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आधुनिक चिकित्सीय देखभाल में अंतर नहीं था। तो सी तो हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। अभी हमारे क्या है, ए बी और डी में से कोई एक चुनना है। अभी 52 में हम क्या देखते हैं, और औषधि निर्माण कंपनियों को भीड़ भरे कस्बों और शहरों के बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने की कोई बात नहीं हुई है। तो अभी हमारे पास दो विकल्प बचे हैं, ए और बी, इसमें से कोई एक सही होगा। तो अभी बोल रहा है लोगों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। तो क्या हमारा बी हो सकता है, या फिर उपयुक्त बहिर्प्रवाह उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। वैसे तो क्या अक्सर लोग मतलब कि जो मुझे लगा कि आंसर इसका बी होना चाहिए। और कई टेस्ट सीरीज़ में भी क्या मतलब टेस्ट सीरीज़ को जो वाली कोचिंग वाली टेस्ट सीरीज का आंसर आता है उन्होंने भी बोला था। परंतु जो यूपीएससी है, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की मैं इसका आंसर क्या है, ए दिया गया है। तो आप भी क्या है ए मान के चलिए। तो 52 का क्या होगा हमारा, ए होगा। तो 52 का हमारा क्या है, ए है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ तभी प्राप्त होंगे जब विद्यार्थी शिक्षा पूरी तरह से क्या पूरी कर गेटवे स्कूल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं। यानी कि शिक्षा पूरी करके गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं। जैसे कई दौड़ने से पहले चलना सीखते हैं, क्या जैसे कोई क्या है दौड़ने से पहले क्या करता है, चलना सीखता है। उसी प्रकार से क्या पूरी शिक्षा पूरी करने से पहले क्या आपको कौशल भी सीखना पड़ेगा। उसी तरह कोई भी आधारभूत कौशल को प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर कौशल को प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियां सामने आई हैं और अशिक्षित कार्यबल रखने के गंभीर दुष्परिणाम में से एक यह है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलने में अक्षम हैं, क्या अक्षम होंगे। प्राथमिक स्तर पर सशक्त अभिगमन की बुनियाद बनाए बिना उच्चतर शिक्षा या कौशल विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकती।
कहने का मतलब ये है कि हमें बेसिक पर ध्यान देना चाहिए, उसी के बाद में क्या हमें उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके विकल्प कौन कौन से दिए हुए हैं। इसमें पूछा क्या गया, सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता, क्या करता है, मर्म को प्रतिबिंबित करता है। मर्म का मतलब वही होता है संदेश हमें बताना है। तो संदेश देख लेते हैं क्या बोला है। मैं पहला ए वाला हमारा क्या हो रहा है, विश्व शक्ति, क्या बोला है, विश्व शक्ति, एक मिनट, हाँ तो क्या हमारा है, विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सर्वाधिक गुणवत्ता क्या है, गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। तो ऐसा क्या कहीं पे कहा गया था कि भारत को विश्व शक्ति बनना है और भारत को क्या है मतलब कि सर्वाधिक शिक्षा में निवेश करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या हमारा, भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता। तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था कि भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता, तो यानी कि बी तो हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। और उसके बाद में क्या है, यानी कि ये भी एक हमारा क्या एक्सट्रीम वर्ड भी है, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है, इसको आप सीधे सीधे काट सकते हैं। वह ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दे रहा है और ना ही सर्वाधिक कर रहा है, मतलब कि संवर्धित कर रहा है। और अगला बोल रहा है स्टेटमेंट, हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या सही हो सकता है, यानी कि हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान बोल रहा है या उससे पहले बोला था, कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में डी वाला बोला है, विद्यालयों के अनेक बच्चों के माता पिता निरक्षर हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लाभ के प्रति जागरूक नहीं है। तो माता पिता की जागरूकता के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। अभी हमारे पास दो विकल्प बचते हैं, ए और सी। ए को हम फिर से पढ़ लेते हैं, क्या विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सर्वाधिक गुणवत्ता शिक्षा क्या है, गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे क्या हमारा सी हो सकता था, अगर यहाँ पे क्या होता उच्चतर की पहले उच्चतर शिक्षा में दौरान की जगह क्या होता है, अगर यहाँ पे पहले लिखा होता, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता, सी हो जाता। परंतु यहाँ पे क्या दौरान बोला है तो गलत हो गया। इस प्रकार से हमारा क्या आंसर होगा, हमारा ये आंसर होगा। तो यानी कि हमारा 53 का क्या हो गया, ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 भी हमारे किससे है, यानी कि जी हमारा जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो 54, 55, 56 जी हमारे क्या मैथ रीजनिंग का। और आपको इससे संबंधित भी अगर वीडियो चाहिए तो क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो इससे संबंधित भी वीडियो आ जाएगा। और अभी चलते हैं क्या हमारा अगला कॉम्प्रिहेंशन। तो अगला कॉम्प्रिहेंशन हमारा आता है क्या 61वां। तो 61 में क्या बोला है, विकल्प के विरोधाभासों को क्या लिखा हुआ है, विकल्प के विरोधाभास को बुरिंदा क्या है, बुरिंदा के गधे की कहानी के द्वारा समझाया जा सकता है। यहाँ पे एक कहानी बताई गई है, उसके जरिए आपको समझना है। तो बुरिंदा के गधे के कहानी के द्वारा समझाया जा सकता है, जिसमें क्या है 14वीं शताब्दी के दार्शनिक जिया बुरिंदा ने स्वतंत्र क्या है, एक मिनट सॉरी एक मिनट फिर से यहाँ पे पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। विकल्प के विरोधाभास की बात कही गई है यहाँ पे। तो विकल्प के विरोधाभासों को बुरंदा की गधे की कहानी के द्वारा समझाया जा सकता है, जिसमें क्या है 14वीं शताब्दी के एक दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था, जया बुरिंदा ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति और अनेक विकल्पों और अनिश्चितता के कारण चयन करने की असमर्थता के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि आपके पास स्वतंत्रता है, चयन करने की विकल्प है और क्या अनिश्चितता है, तो उसके बारे में जो भी मतलब कि अनिश्चितता उसके बारे में बताया। इस कहानी में एक गधा क्या है भूसे की दो बोरियों के समान रूप से आकर्षक डेरियों के बीच खड़ा है, यानी कि दो जो हमारी भूसे की बोरियां हैं उसके बीच में एक गधा खड़ा है और क्या बोला वह कौन सी डेयरी को खाए यह निर्णय करने में असमर्थ है, यानी कि वो कन्फ्यूज है कि कौन सी बोरी की तरफ जाए, निर्णय करने में असमर्थ है असमर्थ है निर्णय करने में असमर्थ होकर वह भूखा ही मर जाता है। प्रौद्योगिकी और नव प्रवर्तन जैसे कि स्मार्टफोन और टैबलेट में आने वाले बदलाव हमारे विकल्पों की बहुआयत को केवल तीव्र ही करते हैं।
सतत कनेक्टिविटी और साध्य अनुक्रियादत्त का अति उपयोग तथा सोशल मीडिया आत्मचिंतन और विश्राम के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता, जिससे निर्णय और अधिक कठिन हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है क्या कि जैसे कि इन्होंने कहानियों में बताया क्या, जो उनका गधा है, गधे कन्फ्यूज हो जाता है कि उसके पास 2 बोरियां हैं, कौन सी बोरी खाए, और वो क्या है, निर्णय नहीं ले पाता है और मर जाता है। इसी तरीके से बोल रहा है कि मतलब कि आज के समय में क्या, सोशल मीडिया है, बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं, तो इतने विकल्प होने के कारण क्या है, मतलब कि जो आम आदमी है वो क्या कर रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहा है और वह समझ नहीं पा रहा है कि कौन सा विकल्प उसके लिए सही है। तो यही बात क्या है जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन कहना चाह रहा है। तो यही लिखा देख रहे होंगे आप, क्या निर्णय और अधिक कठिन होते जा रहा है। जीवन का विकल्प क्या, जीवन का रूप विकल्पमय है। अनेक लोगों के पास जीवन के आकर्षक विकल्पों की बहुआयता है। वही देख रहे होंगे आप, वही बात बोल रहा है। फिर भी वे खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं, यानी कि उनके पास इतने अधिक विकल्प होगा कि वो कन्फ्यूज़ है उनके कौन सा विकल्प चुना जाए, और इसलिए वे क्या है, परेशान हैं। तो विकल्प को देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। और तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद में निहितार्थ सर्वाधिक तर्कसंगत संदेश के बारे में सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यानी कि इसमें बोला गया है सर्वोत्तम रूप से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो अभी देखते हैं क्या है, ये वाला हमारा कहता है आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमज़ोर करती है। क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में बात कही कि जो सामाजिक संरचना को कमज़ोर करती है, या फिर उसके बहुआयत में विकल्पों के बारे में बात कही है। तो आप समझ रहे होंगे कि उसके बहुत अधिक विकल्प होने के बारे में बात कही है, ना कि प्रौद्योगिकी की कमी बताई है और जीवन को कठिन बना देता है। तो ये तो हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। आधुनिक जीवन अनिश्चितता और अशांति विकल्प से भरा, यानी कि आधुनिक जीवन क्या, अनिश्चितताओं और अनंत कठिन विकल्पों से भरा। तो यहाँ पे क्या है, कठिन विकल्पों की बात नहीं हुई थी, क्या हुई थी, बहुत अधिक विकल्पों की बात हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, बी हुई गलत हो जाता है। हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं और हमें अपने अपने क्या है, दृढ़ विश्वासों का अनुकरण करने की हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या ये बात हुई थी कि हमारे पास क्या, कि बहुत सारे विकल्प की बात हुई थी या फिर दृढ़ विश्वास की बात हुई थी। तो आप समझ रहे होंगे कि सी वाला भी हमारा गलत हो गया। तो अभी लास्ट बचा है भाई हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इसको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या बिना पढ़े टिक नहीं करना है। हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छा नहीं चीज़ है, किंतु क्या बहुत अधिक विकल्प होना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे सीधे सीधे कि हमारे परिच्छेद से संबंधित विकल्प डी है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, विकल्प डी होगा, ना कि ए होगा। शुरू में पढ़ने पर यही लग रहा होगा कि ये है, परंतु क्या जब आप डी को पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट विकल्प क्या हमारा डी ही राइट आंसर है। चलिए अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 61 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो 62 में क्या बताया गया है, यानी कि 62 में अभी ये हमारा कौन सा है, ये हमारा शायद मतलब कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। भारत में क्या घरेलू वित्त बेजोड़ है, भारत में क्या घरेलू वित्त बेजोड़ है, और हमारी क्या प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिक परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने की है। बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनीय है। परंपरागत तौर तरीके का अभ्यास जनसाधारण आसानी से वित्तीय करने में नहीं कूद पड़ेगा। बदलाव के सामने जो रुकावटें हैं वे हैं दुर्वह नौकरशाही, क्या लिखा हुआ है, संगठित वित्तीय संस्थाओं के प्रति संशय, इस बारे में आधारभूत सूचना का अभाव है कि हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं और सेवा प्रदाताओं में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। आप देख रहे होंगे जेबी का हमारा परिच्छेद लगभग उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे बोला गया है क्या, हमारे पास असंख्य विकल्प हैं, यदि आवश्यकता है तो इसमें परंपरागत कर सकते हैं या नहीं, और कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा है, यदि आवश्यकता है तो क्या उसमें परागमन का मतलब होता है उसमें निवेश करने के बारे में बात कर सकते हैं या नहीं और कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास विकल्प तो बहुत सारे हैं कि कैसे निवेश करना चाहिए, परंतु इसमें क्या है, मतलब कि कहते हैं कि डिजिटल साक्षरता, डिजिटल नहीं क्या कहेंगे हम, जो कि हमारे क्या होता है वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता की कमी है। तो वित्तीय साक्षरता की कमी के बारे में बात हुई है। तो अभी चलते हैं कि घरेलू बचतों के संदर्भ में वित्तीयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद में निहित हलों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो आपको हलों को देखना पड़ेगा
और इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में अपना दीजिए। तो क्या लिखा है, हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नव परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आप देख रहे होंगे जी, अगर ऐसी बात बोले यानी कि ऐसा जो कुछ विकल्प है ये क्या है, सदाहरण विकल्प है, यानी कि यूनिवर्सल विकल्प लगभग सही होता ही है। तो यहाँ पे क्या डी को आप सही बोल ही सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो 62 का क्या हमारा हो जाएगा, यानी कि अगर 3 तो है तो 3 हमारे किस में है, 3 तो हमारा केवल ए में नहीं है, तो यानी इसको काट देते हैं। उसके बाद में क्या, परिवारों को ए में क्या बोला था, हलों को विकसित करने के लिए एक लचीले वातावरण की आवश्यकता है। तो ये भी देख रहे हो कि विकल्प में मतलब कि एक मतलब कि नॉर्मल विकल्प है, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। और परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता, तो आपके यानी कि 2 भी सही है, यानी कि 1 2 3 3 के तीनों सही हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। 62 का क्या होगा, हमारा डी हो जाएगा। अभी चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 में क्या दिखा है देखते हैं जी, हमारा किससे संबंधित है, तो 63 में क्या बोला, औषधीय पेटेंट पेटेंट कराने वाले को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। पेटेंट कराने वालों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे दवाओं की कीमत निर्धारित करें जो एकाधिकार की अवधि तक के लिए समय सीमित हो, किंतु हो सकता है कि जनता खर्चा झेल ना पाए। ये विश्वास किया जा सकता है कि पेटेंट कराने वालों को दिया गया ऐसा पेटेंट संरक्षण जनता को एक लंबी अवधि के दौरान नव परिवर्तनों तथा अनुसंधान और विकास के माध्यम से लाभकारी होगा। यदि इसके लिए यह कीमत देनी होती है जो पेटेंट की हुई दवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत के रूप में होती है। यदि यह पेटेंट व्यवस्था और कीमत संरक्षण पेटेंट रहने के दौरान दवा की कानूनी रूप से वैध ऊंची कीमत के माध्यम से पेटेंट कराने वाले को नव परिवर्तन और अनुसंधान पर आई लागत का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए एक वैध प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। तो ओवरऑल अगर आप समझ में आया होगा, तो कहने का मतलब है कि पेटेंट जो होता है क्यों होता है, ताकि जो उसने पेटेंट किया है उससे क्या उसकी मतलब कि वैध कीमत मिल जाए और दवाइयों की क्या सुरक्षा हो सके, मतलब उसकी जो मतलब कि पेटेंट है उसकी सुरक्षा हो सके। तो क्या बोला है, वो पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है, तो आपको देखना पड़ेगा क्यों बोला है, क्या बोला गया। तो चलिए पढ़िए विकल्प को और इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। क्या पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, परंतु क्या इस बारे में बात हुई थी। और उसके बाद में क्या है, एक मिनट, और उसके बाद में क्या है, हमारा बी वाला बोल रहा है, यानी कि एक वाला तो बिल्कुल सही बोल रहा था, लेकिन बी वाला क्या बोल रहा है, एंड सेकंड वाला बोल रहा है कि औषधि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ बनाता है। तो ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। और कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, जो हमारे जो होता है हमें क्या है उसके बियॉन्ड भी जाके सोचना पड़ सकता है। परंतु यहाँ पे देखिएगा, औषधि उत्पादन के दौरान अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ बन सकती है। तो अभी देखते हैं ये भी हमारा सही हो सकता है। और उसके बाद में देखते हैं कुछ विकल्प नंबर हमारा क्या है, 3 बोल रहा है, अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित करने के दौरान जनसाधारण को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य है। तो ऐसा कुछ विकल्प नहीं है कि मतलब कि ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि दवाओं को या उनकी मतलब कि बहनी कीमत पे उपलब्ध कराया जाए, तो मतलब कि फिर तो नहीं हो सकता। तो 3 हमारा गलत है। तो 3 काटते ही क्या हमारे पास 2 विकल्प बचे हैं, पहला ए और दूसरा बी। तो यानी कि ए तो हमारा सही है। अभी देखते हैं 2 और 4 में से कौन सा सही है। और चौथा कहता है, सरकार के लिए क्या आवश्यक है कि वह पेटेंट कराने वाले को अधिकारों और रोगियों की आवश्यकताओं के बीच संयुक्त संतुलन बनाए। तो अभी आप देख लोगे कि 2 भी सही लग रहा था हमारा, 4 भी सही लग रहा है।
परंतु 2 और 4 में अगर तुलना करेंगे तो क्या 4 हमारा अधिक सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। तो 63 यानी कि 63 का क्या हमारा आंसर है, बी है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बताएगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 64 में बताया गया है भारत को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा निरापद और देख रहे होंगे आप हिंदी कितनी शुद्ध लिखी हुई है, निरापद और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसे वातावरण में जहां निगरानी होती है या ऐसी जगह में जहां किसी व्यक्ति के द्वारा निजी जानकारियां संकट में हो, न परिवर्तन नहीं करेगा। दत्त एक मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे यह सृजित हुआ है। उन्हें कि उनको जैसे वे चाहते हैं उपयोग के लिए सुलभ, प्रतिबंधित या मुद्रीकृत करना चाहिए। इसलिए दत्त संरक्षण कानूनों द्वारा, आप देख रहे हो हिंदी कितनी साफ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, दत्त संरक्षण कानूनों के द्वारा सही प्रकार का न प्रवर्तन जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता संरक्षी हो, शुक्र होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आपको पढ़ के समझ में आया होगा तो अभी विकल्प के जरिए समझते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। ये भी क्या हमारा पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है। तो ओवरऑल बात कही गई थी कि निजता जो है, मतलब कि निजता मुख्य रूप से होनी चाहिए, जिसमें क्या जो हमारे मतलब उसका डेटा है उसका संरक्षण सही तरीके से होना चाहिए। तो यही मेन रूप से बात हुई थी। तो अभी देखते हैं क्या बात हुई है। निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। तो ऐसी बात तो बिल्कुल हुई थी कि अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। और निजता का नव प्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है, यानी कि निजता और नव प्रवर्तन जो है एक आधारभूत कड़ी है। तो ऐसी भी बात हुई थी। आप देख रहे होंगे कि मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंशन था वो तो मतलब उसकी वैसे कॉम्प्रिहेंशन तो आसान था, परंतु उसकी भाषा क्या थी, बहुत ही कठिन थी। परंतु अगर आप विकल्प पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप बोल पाएंगे कि हाँ दोनों क्वेश्चन मतलब कि दोनों विकल्प सही हैं। तो 64 का क्या हो गया, हमारा सी हो गया। तो इसी प्रकार होता है कि कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही टफ होता है, परंतु उसके जो विकल्प बनते हैं बहुत ही ईजी बन जाते हैं। तो क्या हो गया हमारा 64 का क्या हो गया, हमारा सी हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे क्या हमारा कौन सा विकल्प आएगा, मतलब कि अगला क्वेश्चन हमारा अगला कॉम्प्रिहेंशन आता है। अभी तो क्या हमारा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अभी चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पर। तो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 71। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 71 वाला पढ़ देते हैं अभी। भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था, आज ये कौन सा हमारा इकोनॉमिक्स का कॉम्प्रिहेंशन। इससे पहले ही हमने बताया था क्या कॉम्प्रिहेंशन मुख्य रूप से क्या 3 से 4 मतलब कि सब्जेक्ट से ही आते हैं। सबसे ज़्यादा कैसे आते हैं, पर्यावरण से आते हैं। दूसरे नंबर पे किससे आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे क्या इकोनॉमिक्स से। और चलिए शुरू करते हैं इसको अभी। तो ये बार हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन हमारा किससे इकोनॉमिक्स का है। तो क्या बोला, भारत में यद्यपि बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मापदंड है। क्या है, बेरोजगारी दर बार बार उपयुक्त किया जाने वाला मापदंड है। फिर भी स्कूल और कॉलेज में बढ़ते नामांकन की दशाओं के अंतर्गत इससे गलत तस्वीरें चित्रित होती हैं। बताई गई बेरोजगारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों को अनुभव पर आधारित होती हैं जिन्हें उच्चतर रोजगार चुनौतियों का सामना करना होता है और जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की अपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्पर दिखते हैं। माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए रोजगार की चुनौती कहीं अधिक है और बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर बेरोजगारी की चुनौती को और बढ़ा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी शिक्षा मतलब कि उच्च होती जाती है तो उन्हें क्या बेरोजगारी भी मतलब कि बढ़ती जाती है। ऐसे क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके अनुकूल जो है मतलब कि रोजगार नहीं मिल पाता, क्योंकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और निम्न स्तर का मतलब कि कार्य जो है करने से थोड़ा इतना मतलब कि कतराते रहते हैं। तो इसलिए क्या है वो बेरोजगार रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा।
निम्नलिखित परिच्छेदों में से क्या है लेखक जो कहना चाहता है उसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक संभावित रूप से प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि लेखक क्या कहना चाहता है ये हमें कौन से परिच्छेद में प्रतिबिंबित करता है। तो चलिए चार के चारों विकल्प को पढ़ लेते हैं और इसका आंसर देने के बाद जरूरत मतलब कोशिश करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन उच्च स्तर क्या नामांकन उच्च है, लेकिन इसको लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। क्या शिक्षा की गुणवत्ता के अभाव के बारे में बात हुई थी? तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो यानी कि खातिर का हमारा क्या ए वाला बिल्कुल गलत है। ये वाला गलत हो गया, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता की बात नहीं हुई है। किसकी बात हुई है? उच्च शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के साथ क्या है बेरोजगारी दर बढ़ती जाती है, तो इसके बारे में बात हुई है। और अगला बोल रहा है बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित तौर पर क्या निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे वही बात बोलिए कि बढ़ती हुई जो शिक्षा है और उसके आकांक्षा है उसके अनुरूप उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। फिर भी क्या हमें आगे पढ़ने पड़ेंगे ताकि क्या गलती होने के चांस ना रहे। विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई श्रम गहन वाले उद्योग नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, उद्योग के बारे में बात नहीं थी कि ऐसा कोई उद्योग नहीं है। शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करना क्या शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार सुकर हो। तो स्वरोजगार की बात भी नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? 71 का बी होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या 72। इसमें क्या बोला है जी हमारा किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो अभी क्या हमारे लास्ट के 2 बचे हैं, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं और इसी के साथ क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए क्या बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए लास्ट के 2 बचे हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हमारा 72। तो 72 को देख लेते हैं। ये किससे? हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्या लिखा हुआ? विज्ञान में पर्याप्त नहीं है। विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है। विज्ञानों के बाहर भी एक बल और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञानों की समन्वय करें। क्या जो विज्ञानों का समन्वय करे और उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर से चलाया नहीं जा सकता अगर खुद लक्ष्य सही तौर पर निर्धारित नहीं किए गए हों। विज्ञान को उनकी आवश्यकता है वह है दर्शन वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण और वैज्ञानिक प्रयोजनों और परिणामों का समन्वय। इनके बीच कोई भी विज्ञान सतही ही होगा। ठीक विज्ञान की ही तरह सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतान करना पड़ता है। दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा राजमर्मज्ञ का राजनीति के साथ सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य में निर्देशित होते चलना, न कि लक्ष्यविहीन और व्यक्तिक प्रयत्न करते हुए। ठीक जैसे मनुष्य की एक मिनट इसको नहीं ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा क्या। ठीक जैसे मनुष्य की वास्तविक जरूरतों और जीवन से पृथक होकर ज्ञान का अनुसरण पांडित्यवाद बन जाता है, उसी तरह से विज्ञान और दर्शन के पृथक्करण होकर राजनीति का अनुकरण से एक विनाशक अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान दर्शन को क्या एक में हो जाना चाहिए और जिस तरीके से क्या राजनीति हो जाती है उसी तरीके से क्या मतलब कि आगे देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तार्किक युक्तियुक्त व्यवहारिक संदेश है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्यवहारिक संदेश भी बताना। तो क्या है? आधुनिक राजमर्मज्ञों और वैज्ञानिक पद्धतियों और दार्शनिक चिंतनों में भली भांति प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। क्या उनको प्रशिक्षित करने की बात कही गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था, ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं और दायित्वों के लक्ष्यों को बेहतर परिप्रेक्ष्य मिल सके। ऐसा कुछ भी नहीं था।
उसमें क्या बोला था कि उनको आपस में समन्वय की बात बोली थी। तो अगला बोल रहा है, यह वांछनीय नहीं है। क्या यह वांछनीय नहीं है? एक मिनट। यह वांछनीय नहीं है कि सरकारें अनुभव सिद्धि राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हों, जब तक कि वे दूसरे ऐसे लोग भी इसमें ना मिलें जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिव्यक्ति हो और उन्हें बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित हो। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार को क्या ऐसे राजमर्मज्ञों की द्वारा प्रबंधित नहीं होना चाहिए जिसमें क्या ज्ञान की मतलब कि लालसा ना हो। तो अभी देखते हैं कि हमारा बी हो सकता है क्या। चूँकि राजमर्मज्ञ नौकरशाह समाज के ही उत्पाद हैं, समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना अवांछनीय है। क्या वांछनीय है जो अपने नागरिकों को बहुत कम उम्र से ही वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षण दे। तो प्रशिक्षण की बात कहीं पर भी नहीं हुई थी। किसकी बात हुई थी? समन्वय की बात हुई थी। यह वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिकों का, ये तो हमारा गलत हो गया, तो इसके बाद में क्या, सभी वैज्ञानिकों का दार्शनिक होना भी आवश्यक हो ताकि उनके कार्य लक्ष्य अभिमुख हों और इस प्रकार समाज के लिए प्रयोजनपूर्ण तथा उपयोगी हों। हालांकि डी भी हमारा क्या सही हो सकता है, परंतु जो यूपीएससी है उसने क्या ऑफिशियल आंसर की में किसका दिया? बी को सही बोला है। तो हम किसको मान के चलेंगे? बी को मान के चलेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा? यह वांछनीय नहीं है कि सरकार अनुभव सिद्धि राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हो, जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उसमें ना मिलें जिनके द्वारा क्या ज्ञान प्राप्ति की अभिवृत्ति हो और उसे बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित होती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? 72 का क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं क्या, लास्ट है और लास्ट हमारा बचा है कौन सा? 73। उसके बाद इन सारे के सारे क्या है, हमारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बचेंगे। तो लास्ट वाला विकल्प पढ़ लेते हैं, बल्कि लास्ट वाला क्या हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है, राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं, ना ही उनको डराकर नियंत्रित करना है, बल्कि वैसा होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति भय से मुक्त हो ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसियों को क्षति पहुंचाए बिना जी सके व कार्य कर सके। मैं फिर दोहराता हूँ, राज्य का लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है। यह राज्य का लक्ष्य क्या? बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल देना नहीं है। यह लक्ष्य है कि उनके शरीरों को और उनके मनों को सुरक्षापूर्वक कार्य करने में सुकर बनाना है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सरकार को क्या कानून व्यवस्था को अच्छा से मतलब कि सुशासित मतलब करना चाहिए, परंतु उन्हें क्या मतलब कि बांधना नहीं चाहिए। कुल मिला के क्या, उनको बांधना नहीं चाहिए। और क्या है, यह लक्ष्य है कि लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने और उसे व्यवहार करने मतलब कि व्यवहार में लाने की ओर ले जाना चाहिए, ताकि वे अपनी शक्ति को घृणा, क्रोध और छल कपट में नष्ट ना करें, ना ही दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण कार्य करें। तो यानी कि कुल मिला के क्या, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो भी क्या सकारात्मक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे क्या वो दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएं और अपने विकास को बढ़ावा दें। तो क्या बोला, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पदों में से कौन सा राज्य के परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी कि व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में बात की? हाँ, व्यक्ति की सुरक्षा के बारे में बात हुई थी। शरीर और मन के स्वास्थ्य के बारे में बात हुई थी। हाँ, इसके बारे में भी बात हुई थी। सामुदायिक समरसता की बात हुई थी। हाँ, इसके बारे में भी बात हुई थी। क्या स्वतंत्रता के बारे में बात हुई थी? तो हाँ, स्वतंत्रता के बारे में भी बात हुई थी। तो इस प्रकार से क्या हमारे चार के चारों इसमें हैं, परंतु हमें चुनना क्या है, एक को ही है। अगर आपने विकल्प को मतलब कि परिच्छेद को अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता ही एक ऐसा विकल्प है जो क्या है सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ पे लिखा भी क्या है, परम लक्ष्य, यानी कि परम लक्ष्य का मतलब क्या है, सुप्रीम मतलब कि जो मेन लक्ष्य जो है हमारा क्या होना चाहिए। तो मुख्य लक्ष्य क्या है हमारा, यानी कि नागरिक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो भी क्या सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से क्या हमारे सारे के सारे जो मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन थे 2023 के, और काफ़ी टफ भी थे और काफ़ी ईजी भी थे। तो सारे के सारे को हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका मतलब क्या है, आप लोग ये मतलब सीरियस एस्पिरेंट है
और वीडियो को क्या लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो ऐसा है जिसमें क्या कंप्लीट रीजनिंग और मैथ भी कवर कर ली जाए, कंप्लीट यानी कि मैथ और रीजनिंग को केवल 2 घंटे में ही कवर कर लिया जाए, तो क्या है कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो चाहिए, तो उस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। और इसी के साथ क्या मतलब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम भी हो गया, तो क्या चलिए इसको यहीं पर रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।